इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो बर्फ के ऊपर बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो भागते भागते बहुत ही थक जाता है, इसीलिए बर्फ के ऊपर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसको जिंदा ही दफना देते हैं। और फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को हम देखते हैं जो एक इंटरव्यू में कहता है कि उसके बच्चे खेलने के लिए गए थे और उसके बाद कभी भी वापस नहीं आया और उन लोगों को भी पता नहीं है कि आखिर उनके बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट्स आने लगता है और एक साथ 50 से 100 लोग भी गायब होते जा रहे थे। आखिर ये लोग कैसे गायब हो रहे थे, इसका मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम इस मूवी के प्रेजेंट टाइम में 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक गाड़ी में स्कैनिंग करने के लिए एक बर्फीले इलाके में आते हैं, जिन लोगों का नाम जेनी, एरिक, माइकल, इनगन एंड टोबियस होता है। लेकिन उन लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं मिलता है, इसलिए ये सभी लोग एक नए इलाके में स्कैनिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पर चारों और बहुत ही बर्फीले इलाके होते हैं और सभी लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन स्कीइंग करते समय टोबियस की अचानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी पैर की हड्डी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, जिसे इलाज के बिना ठीक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहाँ पर रात भी होने लगा था और उन लोगों का गाड़ी बहुत दूर होता है, इसीलिए जेनी को वहाँ पर एक घर दिखाई देते हैं। तभी घर के पास जाने पर उसे वहाँ पर होटल जैसा लगता है, लेकिन होटल का दरवाजा बंद होता है, इसीलिए उन लोगों का एक दोस्त होटल की खिड़की की कांच तोड़ के अंदर जाके दरवाजा खोल देता है और अंदर जाके वो सभी लोग फास्ट एड बॉक्स ढूंढता है। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर फास्ट एड बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे अल्कोहल मिल जाता है, जिसे जेनी वहाँ पर अल्कोहल से उस घाव को साफ करके पास में मिले ग्लू से उस घाव को चिपका देता है और उसे एक पेन किलर भी दे देता है, जिससे उसे काफी राहत मिलता है। दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत रात हो रहा था, इसलिए जनरेटर ऑन करने के लिए 3 दोस्त जनरेटर रूम में जाते हैं और जेनी टोबियस के पास ही रह जाता है। और तभी जेनी को लगता है कि कोई होटल का दरवाजा खुल रहा है, इसीलिए जेनी चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और जेनी सोचता है कि हवा की वजह से शायद दरवाजा खुल गया होगा। दूसरी तरफ माइकल को जनरेटर मिल जाता है और माइकल जनरेटर ऑन कर देते हैं और फिर माइकल और इनगुन होटल को एक्सप्लोर करने लगता है और उन लोगों को एक जला हुआ रूम मिलता है जिसके दीवारों पर लोगों की खाल लगे हुए थे। ये सब देखकर वे सब बहुत ही डर जाते हैं, इसलिए वहाँ से जल्दी बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ होटल में बिजली आने के कारण लाउड म्यूजिक बजने लगता है और जेनी को एक डायरी भी मिलता है जो सन 95 का था। वहाँ पर लिखा होता है कि आप आशा मत खोइए, आपके बेटे आपको जरूर मिलेंगे। और पास में एक इमेज भी चिपका हुआ था, जिस इमेज में हम वही फैमिली को देखते हैं जिस फैमिली ने अपने बच्चे के लिए इंटरव्यू दे रहा था मूवी के स्टार्टिंग में। और वहाँ पर हर एक चीज बहुत ही पुराना होता है, लेकिन इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता है और वो ये सब बहुत ही एंजॉय करता है। और कुछ समय के बाद उन लोगों को नींद आने लगता है, इसलिए एरिक और जेनी टोबियस के पास ही रह जाता है और माइकल और इनगुन मस्ती करने के लिए अलग कमरे में चले जाते हैं। लेकिन रात में माइकल और इनगुन के बीच लड़ाई हो जाता है, इसीलिए माइकल वहां से बाहर आते हैं और लाउड म्यूजिक के बीच अल्कोहल पीने लगता है। दूसरी तरफ एनगुन को एहसास होता है कि कोई उसका रूम में है, इसलिए एनगुन भागकर उनके पास आने लगता है, लेकिन वहां पर आने से पहले किसी ने उसे पीछे से मार के उसे नीचे गिरा देता है और वो बहुत ही चिल्लाता है, लेकिन लाउड म्यूजिक होने के कारण उसके चीख कोई भी नहीं सुनता है। दूसरी तरफ वो खूनी से बचकर एनगुन बचने के लिए अलग रूम में शिफ्ट होता है, लेकिन वहां पर भी वो खूनी आ जाता है और उसे मारने लगता है। हालांकि माइकल उसके सामने ही होता है, लेकिन लाउड म्यूजिक के होने के कारण माइकल उसे नहीं सुनता है। और फिर सुबह होता है जहां पर माइकल एनगुन के लिए खाना लेके आते हैं, लेकिन माइकल बुलाने पर भी एनगुन दरवाजा नहीं खोलता है, इसीलिए माइकल उसकी खाना दरवाजे के पास ही रख के वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ एरिक स्कीइंग करने के लिए बाहर जाते हैं और स्कीइंग करते समय वो कुछ ब्लड के निशान देखते हैं और ब्लड के निशान को फॉलो करते हुए वो एनगुन के बॉडी के पास पहुंच जाता है, जिसका बॉडी अभी फ्रेश हो चुका था और उसके बारे में वो सोचने लगता है और उसको देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। और फिर एरिक के पीछे वही शख्स आ जाता है जिसने एनगुन को मारा था और फिर एरिक को भी वो मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ होटल में बिजनेस चला जाने लगता है, इसीलिए जेनी और माइकल इन्वर्टर चेक करने के लिए इन्वर्टर रूम में आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए वो लोग फ्यूल ढूंढने लगता है और उन्हें थोड़ा सा फ्यूल मिलता है, लेकिन उससे काम नहीं बनता, इसलिए ये दोनों और भी फ्यूल चेक करने के लिए अलग अलग कमरों में जाकर चेक करने लगते हैं। और तभी उन लोगों को एक कमरा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है जो हर एक चीज लाइफ साइकिल के लिए जरूरत होता है। और फिर उन लोगों को और एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे फूड और बहुत सारे सामान बिखरे हुए मिलता है और उस रूम को देखकर ऐसा लगता है कि हाल ही में इस रूम को किसी ने यूज किया है। और फिर वहाँ पर उन लोगों को एक पेपर कट भी मिलता है जिसे पढ़ने पर उन लोगों को पता चलता है कि यह होटल वही फैमिली का है जिस फैमिली को हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और इस होटल को साल 1975 में बंद किया गया था, यानी आज से
30 साल पहले इस होटल को बंद किया गया था, लेकिन इस होटल के हर एक चीज फ्रेश होता है और वहीं पर उन दोनों को बहुत सारे हंटिंग वेपन मिलते हैं, जिसे देखने के बाद ये दोनों काफी शौक हो जाते हैं। इसीलिए जेनी माइकल को टोबियस के पास भेज देता है और खुद एनगुन को लाने के लिए एनगुन के पास जाता है। दूसरी तरफ माइकल जब टोबियस के पास आता है तब वो देखता है कि किसी एक दरवाजे से बहुत खून निकल रहा है। इसीलिए वो जब चेक करता है तब वो देखता है कि टोबियस अभी भी ठीक है। वो एक फूड आइटम था जो माइकल आने से पहले टोबियस ने गिरा दिया था। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो एनगुन को बुलाने पर एनगुन दरवाजा नहीं खुलता है, इसीलिए जेनी खुद ही उस दरवाजे को खोल देता है। लेकिन उस रूम के फ्लोर पर बहुत ही ब्लड होने के कारण वो जोर से चिल्ला देता है और उसके सारे दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वही सभी लोग समझ जाता है कि एक काम शायद वही हाइडन रूम में रहने वाला आदमी का ही होगा और उन लोगों को पता चलता है कि कोई मेन डोर खोल रहा है। इसलिए वही सभी लोग बहुत ही डर जाता है और खुद को सेव करने के लिए एक कमरे में खुद को लॉक कर देता है और जेनी कहता है कि हमें इस बारे में एरिक को बताना चाहिए क्योंकि एरिक अभी भी इस बात से अनजान है। इसलिए माइकल एरिक को बताने के लिए बाहर जाने वाला आता है, तभी ओखुनी उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर माइकल बस के फिर से वही रूम में आ जाते हैं और उन लोगों को भी समझ आ जाता है कि सभी लोग इस होटल में रहते हुए उस खूनी का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों को उस होटल से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए माइकल वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी कहता है कि वो एरिक और टोबियस के बिना इस होटल से नहीं जाएंगे। इसलिए माइकल अकेला खिड़की से कूदकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में फंसे हुए ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है। इसलिए दर्द में वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो खूनी उसके पास आ जाता है और उसे एक ही वार में उसे भी मार देता है और यह सब देखकर जेनी का भी डर जाता है और जेनी उसके वार से मरना नहीं चाहता है, इसलिए टोबियस को किचन के एक स्टोर रूम में छोड़ के वहां से बाहर निकलने का प्लान ढूंढता है और फिर जेनी उस खूनी का हिडन रूम में जाता है, जहां पर उन्हें एक शॉटगन और एक टॉर्च मिलता है। उसे लेकर वो टोबियस के पास आ जाता है और दोनों मिलकर जनरेटर रूम में जाके जनरेटर को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों उस खूनी को फंसाने की तैयारी करते हैं, इसलिए जेनी एक रूम में चेक करने के लिए जाते हैं जहां पर एनगुन और एरिक होता है, लेकिन एरिक अभी भी जिंदा होता है। इसीलिए जेनी एरिक को बाहर निकलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक चलने की हालत में नहीं होता है, इसीलिए उसी रूम में रह जाता है और जेनी उसे ऐसे ही सोए रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टोबियस कहता है कि वो खूनी उधर ही आ रहा है, इसीलिए जेनी बाहर आ जाता है और उस खूनी को उसी रूम में नॉक कर देता है, लेकिन उस रूम में एरिक होता है। इसीलिए जेनी एक शॉटगन की मदद से उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन खूनी एरिक को एक कब्ज की तरह यूज करते हैं। जैसे ही जेनी खूनी पर फायर करते हैं, ऐसे ही वो खूनी एरिक को भी मार देता है और उस गन में सिर्फ एक ही बुलेट होता है, इसीलिए वो खाली गन ही उस खूनी के सामने रख देता है। तभी वो खूनी टोबियस को भी मार देता है। ऐसा लगता है कि खूनी को पता है कि गन में गोली नहीं है। दूसरी तरफ जेनी भागने के लिए स्केटिंग करता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है, इसलिए खूनी उसे भी मार देता है और उसे भी बेहोश कर देता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी अभी भी जिंदा है और वो खूनी उन लोगों को मुर्दा समझकर कहीं पर ले जा रहा है। तभी जेनी देखता है कि उन लोगों को एक गड्ढे के पास ले जा रहा है और उन लोगों की लाश को डेड बॉडी समझकर एक एक करके वहां पर फेंक रहा है। इसी बीच जेनी को एरिक की जेब से एक छुरी मिलता है, इसे लेकर वो खूनी पर अटैक कर देता है और वो खूनी भी जेरिक पर अटैक कर देता है, लेकिन जेनी जैसे तैसे करके उस खूनी का सनग्लास निकल लेता है, जिसे कुछ सेकंड के लिए वो खूनी कुछ भी देख नहीं पाता है और इसी बीच जेनी उसके कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत ही जख्मी कर देता है और उसे वही गड्ढे पर फेंक देता है। और फिर हमें इस खूनी का फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक खूनी कोई और नहीं है, जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस बच्चे को देखा था यही बच्चा एक खूनी है। दरअसल उस बच्चे की बर्थमार्क के कारण उसे हर कोई सिराता था और उसके पेरेंट्स को भी उस बर्थमार्क के कारण काफी बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा था। और जो सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था उस बच्चे के पीछे कोई और नहीं उसके पेरेंट्स ही उसे भगा रहा था, जो अपने बेइज्जती के कारण उसे जिंदा ही दफना देते हैं। लेकिन वो बच्चा जैसे जैसे करके वहां से बच जाता है और तब से वो सभी से बदला लेने के लिए सबको मार रहा था। खैर अभी इसी तरह वो खूनी मारा जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बर्फीले इलाके में एक हॉस्पिटल को देखते हैं जो इस बर्फीले इलाके में बना था
और यह हॉस्पिटल बहुत जल्द बंद भी होने वाला था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में ज्यादातर पेशेंट नहीं आते थे इस बर्फीले इलाके में होने के कारण। और इस हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर होते हैं, हॉर्मन और कैमिला, और एक नर्स, 2 पेशेंट और एक छोटे बच्चे होते हैं। कैमिला का बॉयफ्रेंड ओले इस जगह पर फंसे हुए लोगों की मदद करता है, इसीलिए कैमिला से मिलने के लिए कभी कभी आ जाता है। और ओले जब कैमिला से मिलने के लिए आते हैं तभी उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के कुछ दूरी पर एक गाड़ी फंसा हुआ है, इसीलिए उस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ओले वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं देखते हैं, इसीलिए इस बात की खबर वो पुलिस वाले को दे देता है। और उसे वहाँ पर एक गाड़ी मिलता है जो जेनी की थी, जो 3 दिन से वहाँ पर फंसा हुआ था। और ओले जब घर पर आ रहे थे तब वो देखता है कि कोई एक पर्सन उसके सामने कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है। और ओले उसके पास जाता है तब वो देखता है कि वो जेनी है, जो इसका हालत बहुत ही खराब हो चुका है। इसीलिए जेनी को हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है और वो जल्दी जल्दी रिकवर होने लगता है। और जेनी को होश आने पर पुलिस वाले उसका बयान लेते हैं और जेनी बताए हुआ जगह पर जाके उसे 5 लाश मिलते हैं। और इस मिशन को लीड कर रही थी एरिन ओले के साथ मिलकर उस लाश को मुर्दाघर में भेज देते हैं और उस मिस्ट्री होटल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 ऑफिसर को वहाँ पर भेज देती है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर उस होटल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ उस लाशों की फोरेंसिक रिपोर्ट लाया जाता है, जहाँ पर उस खूनी के बातमात को देखकर इंस्पेक्टर एरिन हैरान हो जाता है और 14 साल पहले मिसिंग हुए बच्चे की केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और ताकि उसे पता चले वो बच्चा आखिर खूनी क्यों बना था। और दूसरी तरफ जेनी को रात में उस खूनी के बारे में बहुत ही बुरा सपना आता है, इसलिए वो मेंटली रिकवर नहीं हो पा रहे थे। और उसके पास कैमिला जाके उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्तों की लाश को इस हॉस्पिटल में लाया गया है, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। उसके बाद जेनी उसके दोस्तों की लाश को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उस खूनी के बॉडी के ऊपर जाके बहुत जोर जोर से मारने लगता है, इसीलिए कैमिला उसे कुछ ड्रग्स दे देता है। दूसरी तरफ वो नर्स जब उस खूनी की लाश की इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तभी उसके बॉडी पर मोमेंटम होता है, इसीलिए डॉक्टर उसे बचाने के लिए कोशिश करता है और बहुत जल्द उसे रिकवर भी कर लेता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जेनी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि जेनी को पता था कि अगर वो खूनी फिर से जग गया तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, इसीलिए ऐसा करने को मना करता है। और जेनी बहुत ही हल्ला करता है और बहुत ही तोड़फोड़ करता है, इसीलिए पुलिस वाले उसे बांध देते हैं और उस खूनी को जंजीर से बांधा जाता है और उसे हैंडकफ भी लगाया जाता है, क्योंकि उस खूनी को सीधा जेल भेजा जाएगा, इसीलिए उसे हैंडकफ भी लगाया जाता है। और वहाँ पर से सभी लोग चला जाता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उस खूनी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और उस पुलिस को कुछ पता चलने से पहले वो खूनी जाग जाता है और एक चाकू की मदद से उस पुलिस वाले की गले को काट देता है और वहीं पर ही उसका मौत हो जाता है। और वो खूनी खुद ही अपना जंजीर तोड़ देता है और नेक्स्ट शिकार के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो नर्स जब सवार लेके बाहर आता है तभी वो खूनी एक गैस सिलेंडर की मदद से उसके सिर पर मार देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। उसके बाद उस गैस सिलेंडर की मदद से उसके फेस पर मारता है, जिसके बाद उसका फेस कुचल जाता है और वहीं पर ही उसका डेथ हो जाता है। दूसरी तरफ इन सब से अनजान कैमिला और हॉर्मन बातें कर रहे थे तभी वो नोटिस करता है कि बिजली चला गया है, इसलिए हॉर्मन जनरेटर चेक करने के लिए नीचे जाता है और कैमिला मरीजों को चेक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि बाथरूम के सामने नर्स की कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसीलिए कैमिला उस बाथरूम को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन इन बिजली ना होने के कारण वो नीचे गिर जाता है और जनरेटर ऑन होने पर लाइट्स ऑन होते हैं। तभी वो नर्स की लाश को देखकर वो काफी डर जाता है और लॉबी में आके उसके बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी फोन नहीं उठाता है, इसीलिए कैमिला एक वॉइस मेल के जरिए वहाँ के सारे कंडीशन बताते हैं। दूसरी तरफ हार्मोन जनरेटर ऑन करने के बाद फिर से ऑफ हो जाता है, इसलिए फिर से हार्मोन चेक करने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से वो खूनी उसके गले को तोड़कर उसे वहीं पर ही मार देता है। दूसरी तरफ जेनी भी जग जाता है, लेकिन वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाते हैं, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। और उस समय उसके पास एक बच्चा होता है जो एक मरीज होता है और उस बच्चे की मदद से वो खुद को आजाद कर लेता है और उसे पता चलता है कि उस खूनी ने उसका काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए उस बच्चे को एक लॉकर में छुपा देते हैं और एक इंजेक्शन में जहर भर के उस खूनी को मारने के लिए खुद ही तैयार हो जाता है और उस खूनी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कैमिला एक डेस्क के नीचे छुपकर पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और पुलिस के पास कॉल लगने वाला होता है, तभी वो नोटिस करता है कि वो खूनी उसके पास से आ रहा है, इसीलिए खुद को बचाने के लिए एक डेस्क के नीचे खुद को हाइड कर लेता है और वो खूनी चले जाने के बाद खुद को बचाने के लिए एक अंदर रूम में जाता है, जहाँ पर जेनी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके शरीर के अंदर एक इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन कैमिला की किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए वो अभी तक जेनी उस इंजेक्शन को उसके शरीर के अंदर इंजेक्ट नहीं करता है, जिसके बाद कैमिला उस इंजेक्शन से भी बच जाता है। लेकिन इसी दौरान उसका फोन भी टूट जाता है और कैमिला कहता है कि हमें अभी बाहर से कोई मदद नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। लेकिन जेनी कहता
कहता है कि चलो हम इसे हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं हमारी मरीज को लेकर, लेकिन कैमिला कहता है कि वो हार्मोन के बगैर नहीं जाएंगे, इसीलिए हार्मोन को चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहाँ पर उसे वही खूनी देखते हैं, इसीलिए वो खुद को हाइड कर लेता है, लेकिन वो खूनी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पीछे से जेनी आके उसे बचा लेता है और उसे खूनी को एक रूम में कैद कर लेता है और बाहर से उस रूम को लॉक कर देता है। उसके बाद वो बच्चे भी उन लोगों के पास आ जाता है और सभी लोग मिलकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। और बाहर उन लोगों को ओले और ऑफिसर एरिन मिलता है, जो कैमिला की वॉइस मैसेज को सुनकर वहां पर आया था। और हमें पता है कि इंस्पेक्टर एरिन उस मिस्टीरियस के बारे में डीपली रिसर्च कर रहा है, इसीलिए उसे पता चलता है कि उस होटल से उस बच्चे के गायब हो जाना एक मिस्टीरियस नहीं है। उससे पहले भी वहां पर काफी सारे खून हुआ है और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक होटल में आग लगा दिया जाता है और उस मिस्टीरियस से पहले ही एक ऑफिसर वहां पर रहते थे जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कोई नहीं चाहता था कि इस राज को बाहर आए, इसलिए उस होटल को आग लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे करके वो पुलिस वाले खुद को बचा लेता है और एरिन से मिलने के बाद उस खूनी के बारे में सब कुछ कहता है और वो कहता है कि वो खूनी असाधारण है और मर जाने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। इसी तरह कैमिला को अभी भी लगता है कि उस हॉस्पिटल में हार्मोन और उस ओल्ड लेडी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो दो साथी के साथ उस हॉस्पिटल में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसे ओल्ड लेडी सेफ मिलता है, लेकिन उसके पास एक लाश होता है, इसीलिए उस लाश के पास एक ऑफिसर जाता है, जहाँ पर खूनी फिर से एक वायर की मदद से उस ऑफिसर को खींच लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। ओले उस कमरे की लॉक को तोड़ता है, जहाँ पर वो खूनी कुलारिस की मदद से उन दोनों को भी मार देता है और बाहर बैठा हुआ दो ऑफिसर को रेडियो से कुछ भी जवाब न आने पर वो दोनों कैमिला और जेनी को साथ लेकर अंदर जाने की डिसाइड करता है और तभी वो खूनी बाहर आ जाता है और कैमिला को बाहर खींच के उसे मारने वाला होता है, तभी ओले उसे पीछे से गोली करके उसे मार देता है और ओले अभी भी मरा नहीं था और कैमिला के सामने वो अपनी दम तोड़ देता है, जिसके बाद कैमिला बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बहुत रोता है और जेनी कैमिला को शांत करने लगता है, लेकिन वो पीछे से देखता है कि वो खूनी फिर से गायब हो चुका है, इसीलिए वो डिसाइड करता है खुद ही उस खूनी को मारेंगे, इसीलिए एक गन लेकर उस होटल में जाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो खूनी उसी होटल में आएंगे, इसीलिए उसी होटल में जाके खूनी की इंतजार करने लगता है, लेकिन वो खूनी नहीं आता है और उसका आँख लग जाता है। जब सुबह में उसका आँख खुलता है तब वो देखता है कि वो खूनी उसके पीछे है और जेनी फायर करने से पहले ही वो खूनी उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन पीछे से उसके ऊपर किसी ने फायर करता है, वो कैमिला होता है और अभी वो खूनी कैमिला के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद जेनी उस खूनी की कुल्हाड़ी से उस खूनी के ऊपर मार देता है, जिसके बाद उस खूनी का वहीं पर ही डेथ हो जाता है और कंफर्म होने के लिए उस खूनी पर 2-3 बार फायर भी करता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।